डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तेलंगाना सेट। पहले तो थैंक यू जिन स्टूडेंट ने मुझे ये भेजा है। कई स्टूडेंट ने भेजा। 2023 का भी हाल में ही मुझे लगता है दिसंबर में एग्जाम या कुछ शायद पहले एग्जाम हुई होगी, और इसके क्वेश्चन को आज हम एनालाइज कर रहे हैं, जो कि यूजुअली आपको पता है कि सभी इस तरह के एग्जाम के लिए यूजीसी नेट से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर एंड इवन पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, इवन सीयूईटी पीजी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट अस बिगिन। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, आपका जानना अधिकार और मेरा बताना कर्तव्य कि इवन यदि आप सेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट सेट या यूजीसी नेट और सीयूईटी पीजी तो है ही, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम भले ही सीयूईटी पीजी है, लेकिन ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जो पॉलिटिकल साइंस में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं उसमें आपको हेल्प करेगा। इसकी कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई है, रेस्ट जानकारी एंड अदर की क्या इसके फी है अदर, ये आपको बताया जाएगा। एट नॉमिनल कॉस्ट यू कैन ज्वाइन। सो ये पॉल साइंस हेल्प @gmail, इस पे आप भेजें। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि यदि आप यूजीसी नेट जून की तैयारी कर रहे हैं और इस बैच को ज्वाइन करते हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यूजीसी नेट की बैच जो शुरू होगी कुछ महीने में, उसमें आपको शिफ्ट किया जाएगा। तो आप फ्रीली अभी वेट करने के बजाय अपने फ्लो कंटिन्यूटी को बनाने के लिए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लेवल अब सभी एग्जाम के लगभग बराबर है। और यदि आप रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं तो आपको पता है कि इससे अच्छी रिसोर्स आपको और इससे कम कीमत में मिल नहीं सकती है। ये 3 किताब जो है कंपटीशन के लिए, ये किंडल वर्जन अमेजन पे है, और जो चौथी किताब है वो पीडीएफ वर्जन में इंस्टा मोजो पे है। इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई। अब आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू। देखिए, इस पेपर का कुछ डिस्क्लेमर मैं हमेशा बताता हूं, एक जनरल फीचर। इसमें पहले तो मैं बता दूं कि मैंने मार्किंग में नहीं कर पाया हूं कि ये 1 है 2 है, ऐसा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये अजीब टाइप का बिखरा हुआ है, इसको कॉपी पेस्ट करने में काफ़ी परेशानी हुई है। तो आई होप कि इससे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता है नहीं। दूसरा है कि मैंने इसके सारे ऑप्शंस नहीं दिए, क्योंकि और वो काफ़ी टाइम लगता है उसको कॉपी पेस्ट करने में, और बहुत लेंदी पावर पॉइंट हो जाता कई और स्लाइड। तीसरी बात यह है कि ये पेपर है तो बहुत अच्छा। इसमें क्वेश्चन बड़े ही कॉन्सेप्चुअल, जो कि एक ट्रेंड ही चल निकला है, उस टाइप के क्वेश्चन है जहाँ पे कि आपको ठहर के सोचना पड़ता है और बहुत इंफॉर्मेशन देता है। यदि आप कोई दूसरा एग्जाम दे रहे हैं तो ये पेपर आपके लिए ज्ञान का भंडार भी लाता है। एज यूजुअल इसमें कुछ वेग क्वेश्चन भी हैं, कुछ ठीक से वर्डेड नहीं है, कहीं से कॉपी पेस्ट है, कुछ जो लाइंस होते हैं कहीं से ले लिए गए हैं, तो वो डिफिकल्टी है, लेकिन मोर और लेस ठीक है। चौथी बात यह कह लीजिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ये पेपर देखने में आपको टफ लगेगा, लेकिन एक्चुअली बहुत आसान है। इसलिए क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑल ऑप्शन करेक्ट हैं या एक ऑप्शन केवल इनकरेक्ट है, और जहां पे रीजन एजर्सन है, इनवेरिएबली इन्होंने दोनों सही है और एक्सप्लेन करता है यही ऑप्शन है। तो आपको वैसे बहुत टफ लगेगा, लेकिन यदि आप एक बार पैटर्न देख लेंगे तो आपको लगेगा कि यही होगा, ऑल ऑफ द अबव सही होगा और रीजन एजर्सन में भी दोनों सही होंगे। तो बहुत ज़्यादा गलत करने का चांस नहीं है। विदाउट नोइंग एग्जैक्टली ऑल द ऑप्शंस आप क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब ये जैसा मैंने बोला, एजर्सन रीजन है, तो आपको पता है कि दोनों सही होंगे, दोनों और रीजन मस्ट बी एक्सप्लेनिंग एजर्सन एज पर द सेटर। तो लिबर्टी इन्वॉल्व्स विद इन इटसेल्फ बोथ द इंडिविजुअल एंड सोशल साइड्स ऑफ मैन्स एग्जिस्टेंस। ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है जो कि सही है, क्योंकि लिबर्टी केवल ये नहीं है कि एक इंडिविजुअल का मतलब अपना सेल्फ के साथ में नाता, जो कि क्या मास्टर ऑफ आवर ओन विल हम हैं या नहीं, सेल्फ मास्टरी है या नहीं है, इमेंसिपेशन जो होता है ट्रांसडेंटल से जो नाता होता है, लाइक दैट, उस टाइप की लिबर्टी नहीं। लेकिन सोशल साइड भी है जिसको निगेटिव लिबर्टी कहते हैं, कि क्या सोसाइटी हमें कोई कंस्ट्रेन तो नहीं, बाधा तो नहीं पहुंचाती हमारे फ्री एक्शंस में, लाइक दैट। लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेन, जो कि निगेटिव लिबर्टी है, एंड नॉट द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट एंड लिमिटेशन। ये सोशल साइड हो जाता है, ये व्यक्तिगत साइड है। आपको सोसाइटी जो है, जैसे इवन जेएस मिल बोलते हैं कि हार्म प्रिंसिपल के यदि है कोई भी आपका एक्शन यदि सोसाइटी को हार्म कर रहा है, तो आप पे बंधन, आपके एक्शन पे रोक लगाई जा सकती है। हमारे यहाँ आर्टिकल 19(2) जो है उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं।
तो अनब्रिडल्ड लिबर्टी जो है वो लाइसेंस के तौर पे आपको नहीं दी जा सकती है। ये सोशल साइड ऑफ द मैन्स एग्जिस्टेंस है। तो ये इसको एक्सप्लेन भी करता है। यस, ए Who among the following term the right to life, liberty and property as natural right and the main function of the state is to protect these natural right? आपको पता है कि ये लॉ के अलावा और कौन कह सकता है? और यहाँ पे देखिए टिक भी सही मारा हुआ है, इसलिए मैंने कई बार उसको ऑप्शन को छिपा भी लिया है। Who among the following said that injustice arises when equals are treated unequally and also when unequals are treated equally? ये जो बात है इसको प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी कह लीजिए। मैं बहुत हजारों बार, शायद हजारों तो कहना है एक तरह का हाइपरबोल है, मतलब मैंने कई बार जो है एग्जांपल दिया है कि जैसे 10 लोग यदि दौड़ रहे हैं 100 मीटर में, 5 के पैर में जूते नहीं है, 5 के पैर में जूते हैं, तो यू कैनॉट से कि सब पर एक रूल लागू हो रहा है इसलिए दौड़ो। सो इन दिस केस एंड इन मेनी अदर केसेस अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, एरिस्टोटल, एंड इसी को वो कहते हैं प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी, एंड उसको वो प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी को कंपेयर करते हैं जस्टिस से। जस्टिस इज प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी, तो एरिस्टोटल है। अब यहाँ पे देखिए इसको मैच करना है तो एक ही से मैच हो जाता है, लाइक नेचुरल इक्वलिटी। आप यहाँ देखेंगे नेचर हैज मैन मेड ऑल मैन इक्वल, मतलब नेचर में सभी की इक्वल वर्थ है, इसलिए क्योंकि ह्यूमन होने के चलते। तो एक के 3 से ही आपका एक क्रैक हो जाता है। ये सब सुपर इजी है, इसमें जितने मैचिंग है एक से क्रैक होता है, बाकी मिला लीजिएगा आप, बिना मिला आगे मत जाइएगा, क्योंकि इससे आपको कुछ समझ में आएगा कि सोशल इक्वलिटी क्या है, पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या है, इकोनॉमिक इक्वलिटी क्या है। अब ये 4 है और इसमें से हमेशा ऐसे ही है इसमें कि उसमें से करेक्ट वन पूछ रहा है और मैंने हटा दिया है ऑप्शन को क्योंकि उसमें टिक मारी हुई थी। विल सी कि इसमें, और जनरली या तो सभी सही हैं या एक गलत है, लाइक दिस। इट प्लेस, यहाँ पे देखिए लिबरल इन रिलेशन टू लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी, तो लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ फीचर्स यहाँ पे, इट प्लेसेस द इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल राइट्स एट द हाईएस्ट प्रायोरिटी, सही है। इट रिलाइज ऑन द कॉन्सेंट ऑफ द सिटीजन फॉर लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट पावर, जॉन लॉक को याद कीजिए। कॉन्सेंट थ्योरी मतलब जो गवर्नड है उनका कॉन्सेंट से ही आप लेजिटिमेट होते हैं, जो रूरल है। द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट रहेगा ही, लिबर्टी प्रोपर्टी आर द बेडरॉक ऑफ दिस थ्योरी। इट बिलीव्स दैट ह्यूमन्स आर नॉट रैशनल, जैसे ही आया आप समझ लीजिए इसने आपको हेल्प किया कि ये नहीं हो सकता है। ह्यूमन को रैशनल मानते हैं लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी, एंड दे शुड बी गाइडेड बाय द गवर्नमेंट, नो, उनको इंडिविजुअल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए ABC सही हो जाएगा इसका। ये सब आसान है। अब यहाँ पे देखिए 2 स्टेटमेंट है, केवल 2 ही स्टेटमेंट है। कंजर्वेटिज्म रेस्ट, अब यहाँ लिबरल, यहाँ कंजर्वेटिज्म, रेस्ट ऑन व्हाट मे बी टर्म्ड एज पर्टिकुलरिस्टिक स्केप्टिज्म कंसर्निंग एब्स्ट्रैक्ट रैशनल प्रिंसिपल। तो ये जो टर्म है पर्टिकुलरिस्टिक स्केप्टिज्म, ये भी आपको जानना चाहिए सोशल साइंस में, मतलब इट इज नॉट यूनिवर्सलिस्टिक स्केप्टिज्म। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ खुद एक्सप्लेन करता है कि पर्टिकुलरिस्टिक स्केप्टिज्म क्या है। कंजर्वेटिव्स regard rationalism as metaphysical in ignoring particular social, economic and historical condition. तो ये आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सही है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट जो रैशनल प्रिंसिपल है, जैसे कि साधु जो है वो आंख बंद करे 20 ईयर्स तक तपस्या करे और उनको ज्ञान प्राप्त हो जाए, इसको जो है रैशनल, एब्स्ट्रैक्ट रैशनल ज्ञान आप कह सकते हैं। मतलब जो ट्रांसडेंटल कहीं उस सोर्स से आती है जो हमारे सेंस एक्सपीरियंस से परे है, जैसे प्लेटो का थ्योरी ऑफ फॉर्म याद कीजिए, तो इमैनुअल कांत का भी। लेकिन जो इसका उल्टा है वो है एम्पिरिसिस्ट। जो कुछ भी सोर्स ऑफ नॉलेज है वो हमारे सेंस एक्सपीरियंस से ही है, जो हम देखते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, महसूस करते हैं, वही ऑब्जर्वेशन हमारे दिमाग में कॉग्निशन पैदा करता है, और पिछला जो हमारा लर्निंग होता है, एक्सपीरियंस, उसके साथ मिल करके हमारा नया जो है नॉलेज गढ़ते हैं। तो ये जो है, जो एब्स्ट्रैक्ट रैशनल प्रिंसिपल को इसलिए नकारते हैं कंजर्वेटिव्स, क्योंकि ये एक तरह का नकारता है, मतलब एक तरह का डरावना है कि जो उस समय की जो पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक हिस्टोरिकल कंडीशंस हैं उससे वो जो है परे चला जाता है, मतलब उसके बेसिस पे नहीं होकर के किसी और अदर वर्ल्डली से जो है नॉलेज ले करके, और यहाँ का जो उस समय का सोशियो इकोनॉमिक हिस्टोरिकल कंडीशन है उसकी चेंज की बात लोग करते हैं।
तो ये कंजर्वेटिव कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि कंजर्वेटिव्स के लिए एक पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल कंडीशन जो आज दिख रही है वो हजारों साल के जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन का वो प्रतिफल है, फंक्शन है, और उसमें पूरे नेचर की विजडम है, इसीलिए जो जैसा है वैसा है। तो कंजर्वेटिव्स जो है हेगल का विचार से मानते हैं कि जो है, जो सोशियो इकोनॉमिक अरेंजमेंट अभी है वही रैशनल है, और जो रैशनल है वही होता है। इट्स लाइक दैट। इसलिए अगेन ये दोनों सही है, बोथ बोथ करेक्ट। अब अगेन देखिए करेक्ट कोड है 3 है इसमें। तो मल्टीकल्चरलिज्म इज ए, अब मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में सभी सभी नॉलेज आपको दे रहे हैं और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मल्टीकल्चरलिज्म इज ए पोजिशन दैट रिजेक्ट्स एसिमिलेशन एंड मेल्टिंग पॉट इमेज एज एन इम्पोजिशन ऑफ द डोमिनेंट कल्चर। यस, मेल्टिंग पॉट जो इमेज ये है कि सबको फ्यूज कर दो, एक बना दो, तो इसको बिल्कुल नकारते हैं वो। मल्टीकल्चरलिज्म प्रेफर्स सच मेटाफोर्स as salad ball or glorious mosaic in which each ethnicity in the population maintains its distinctiveness। तो यही तो है ना, मतलब इंस्टीड ऑफ मेल्टिंग पॉट इट शुड बी ए सलाद बॉल, जिसमें कि ये नहीं कि सबको मिक्स करके जूस बना दो, सब दिखते हैं अलग अलग सलाद में। तो मल्टीकल्चरलिज्म इस टाइप से डाइवर्सिटी को देखता है। तो ये जो है सही है, ये भी सही है। मल्टीकल्चरलिज्म रिगार्ड्स राइट्स cannot simply be subsumed under human rights because human rights standards are simply unable to resolve some of the most important and controversial questions relating to cultural heritage। ये सब सही है बिल्कुल। तो ये तीनों all correct। Which of the following is charged with being anti-political and unable to take an ethical stand except that of resistance, disobedience, refusal, deconstruction for deconstruction sake। जैसे ही आपने इन्होंने आपको deconstruction sake दे दिया, आपको यहाँ पे इसने हिंट दे दिया कि आप पोस्ट मॉडर्निज्म को याद कीजिए, और कई लोग इसको यही मानते हैं कि ये कुछ भी नया नहीं देता है, बस नकारता है। सो पोस्ट मॉडर्निज्म। Who among the following argued that in all known societies, relationship between the sexes have been based on power and that they are therefore political। मतलब सेक्सेस के बीच का जो रिलेशन है इट्स अ फंक्शन ऑफ पावर एंड इंटरेस्ट, एंड इसीलिए वो पॉलिटिकल है। पर्सनल इज पॉलिटिकल। केट मिलेट, जिन्होंने लिखा था सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1970 में। The following is a new political ideology based on the position that non-human world, इनफैक्ट ये आपको डिफाइन कर रहा है इकोलॉगिज्म को, इसको इकोलॉगिज्म का डेफिनेशन है ये, that the non-human world is worthy of moral consideration and that this should be taken into account in socio-economic and political system। जो आदमी के अलावा जो नेचुरल वर्ल्ड है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल है जितना ह्यूमन लाइफ, क्योंकि नेचर में सब बराबर है। इकोलॉगिज्म। Which of the following are considered as the degenerations of Plato's ideal state। तो ये सभी जो है डिजेनरेशन है, टिमार्ची, ओलिगार्ची, डेमोक्रेसी, टिरेनी, लेकिन इसमें सब आंसर्स ऑल दिया है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, शायद इसमें ये थोड़ा गलत इनसे हुआ है। टिमार्ची को जब मैंने देखा मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था, मैं टिमोक्रेसी से कंफ्यूज कर रहा था। टाइमोक्रेसी जो है वो अब परवर्टेड फॉर्म है। डेमोक्रेसी है जहाँ पे कि वेल्दी लोग केवल शासन करते हैं, मतलब और कोई कर ही नहीं सकता है, एक तरह का ओलिगार्ची का भी एकदम भ्रष्ट रूप जो है। लेकिन जो टिमार्ची होती है, टाइमार्की या जो भी कह लीजिए टाइमार्की, ये एक गवर्नमेंट ऑफ वर्दी एंड कॉम्पिटेंट मेंट, नॉट एरिस्टोक्रेट, चोजन बाय सम काइंड ऑफ पब्लिक एक्लेमेशन। किसी ने यदि कोई ऐसा हासिल किया है, कोई अचीवमेंट, उसके बेसिस पे जो वर्दी एंड कॉम्पिटेंट मैन है उनका शासन जो है वो टाइमार्की कहलाता है। तो ये तो अब परवर्टेड नहीं हो सकता है, डिजेनरेटेड नहीं हो सकता है, तो इसमें आंसर होना चाहिए था बी सी डी, लेकिन ऑल है इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। अब यहाँ प्लेटोज के रिपब्लिक के बारे में यहाँ काफी चीजें कही जा रही हैं, अब देखिए इसमें से कौन सा सही है। इट इज ए टेक्स्ट बुक फॉर द फिलोसफर्स रूरल ट्रेनिंग, कौन कहेगा नहीं। देयर वुड ऑलवेज बी गार्जियन इन ट्रेनिंग, मतलब जो गार्जियन क्लास है, ऑक्सिलरी एंड philosopher king in the Plato's state and preserving that training unchanged would be the state's first priority। तो यदि आप उसको चेंज कर दोगे तो कैसे होगा, मतलब क्योंकि एक सिस्टम के थ्रू वो हो रहे हैं तो बीच में आप चेंज नहीं कर सकते हैं।
तो सही है, जनरल स्टेटमेंट है। द एम ऑफ दैट ट्रेनिंग इज टू प्रोड्यूस जस्ट मैन in the double sense that Plato understands justice, men who are in fact just and who knows what justice is। मतलब कि यही नहीं कि केवल वो जस्ट हो, लेकिन वो जाने भी कि जस्टिस क्या है। तो ऐसे एजुकेटेड लोग को प्रोड्यूस करना, ऑफ कोर्स ये सही है। The less difficult subject of literature, mathematics, music and gymnastics are followed by most difficult subject of all dialectic, ट्रेनिंग इन फिलोसफी इटीसी। सब जनरल स्टेटमेंट है, आप इसको बस याद कर लीजिए कि यस, प्लेटो का रिपब्लिक, ये सब है, ऑल करेक्ट। एजर्सन रीजन से मैंने कहा कि सभी जो इसमें क्वेश्चन है वो दोनों ही सही है, एक्सप्लेन करते हैं। तो एरिस्टोटल्स चीफ कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल साइंस इज टू ब्रिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिक्स विद इन द स्कोप ऑफ द मेथड विच ही वॉज ऑलरेडी यूजिंग टू इन्वेस्टिगेट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर। क्योंकि वो एक बेसिकली साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, तो वो जो मेथड यूज करते थे साइंस के इश्यूज को या प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए या एस्पेक्ट को, फिनोमेना को, सेम वो यूज करते थे सोशल साइंस के लिए भी, पॉलिटिक्स के लिए भी, इसलिए उनको मास्टर साइंस कहा गया। सो एरिस्टोटल द बायोलॉजिस्ट लुक एट द डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल लाइफ इन मच द सेम वे दैट ही लुक्स एट द डेवलपिंग लाइफ ऑफ अदर नेचुरल फिनोमेना। बिल्कुल सही है, ये भी ए है, जानना चाहिए, बस आपको एक नॉलेज भी दे देता है ये। एरिस्टोटल का बुक जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। डिफेंस ऑफ द पोलिस अगेंस्ट द सोफिस्ट व्यू दैट द पोलिस एग्जिस्ट थ्रू कन्वेंशन ओनली। सोफिस्ट जो थे वो जो ग्रेट ये जो ट्रॉयका आए थे, सोक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल, उसके पहले वहां पे काफी सोफिस्ट लोगों का बोलबाला था फिलॉसफी में, नॉलेज में, और उनका मानना था कि ये जो सिटी स्टेट है वो कन्वेंशन से जो है वो जन्म लेते हैं, जबकि एरिस्टोटल काटता है उसको, वो नेचुरल इंस्टीट्यूशन मानता है जो हिस्टोरिकली इवॉल्व हुआ है, एंड इट इज प्रायर टू इंडिविजुअल एंड फैमिली। तो ये ठीक है, सोफिस्ट के व्यू वो काटते हैं कि ये कन्वेंशन से नहीं बना है बल्कि नेचुरल है। बी देखिए, ए जस्टिफिकेशन ऑफ स्लेवरी एज पार्ट ऑफ ए वेल मैनेज हाउस होल्ड एंड देयरफॉर नेचुरल। तो ये स्लेवरी को नेचुरल मानते हैं, और दोनों तरीके से कि सोशल भी उसकी वैलिडिटी है, नेचुरल वैलिडिटी भी है, तो सही है। ए डिस्कशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ एंड द मैनेजमेंट ऑफ ए हाउस होल्ड, ठीक है, ये भी जनरल जो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स का है उनके हाउस होल्ड मैनेजमेंट में ही आता है, तो सभी सही है, तो ऑल करेक्ट। Which of the following books are written by Machiavelli? तो प्रिंस उन्होंने लिखा डिस्कोर्स ऑन द फर्स्ट 10 बुक ऑफ टाइटस लिवी लिखा, जिसको शॉर्ट में द डिस्कोर्सेस कहते हैं, आर्ट ऑफ वॉर, फ्लोरेंटाइन हिस्ट्री, और द गोल्डन एस नाम का पोएम भी लिखा था। तो ये सब लिखा था उन्होंने, ऑल करेक्ट। मैन लिविंग विदाउट लॉ इन स्टेट ऑफ नेचर वुड बी मैन नॉट ट्रस्टिंग ईच अदर। मतलब जो स्टेट ऑफ नेचर में कोई भी मैन जो है दूसरे पे जो है ट्रस्ट नहीं करता है, उसके चलते ही लाइफ जो है शॉर्ट, नेस्टी, ब्रूटिस हो जाती है। हॉब्स। Who among the following considered that morality existed in the state of nature and was capable of being enforced there, perhaps imperfectly, by the voluntary action of man? It follows that social contact is an extension of the pre-existing morality। इस तरह की बात जो morality को invoke करते हैं, state of nature को बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट नहीं मानते हैं, सोसिएबल मानते हैं कि लोग अपने सेंस ऑफ रीजन और नेचुरल लॉ को यूज करके किसी तरह से एक प्रिकैरियस पीस वाले इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। लॉक। Which of the following is not matched correctly? तो हॉब्स लेवाइथन, लॉक एसे कंसर्निंग ह्यूमन इंस्टिंक्ट, रूसो द कन्फेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इमिली एंड ऑल, जेएस मिल टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, नहीं, ये लिखा था लॉक ने। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जॉन स्टुअर्ट मिल, और उसमें से कौन सा करेक्ट है? दो ही है। मिल थिंक्स दैट सोशल डेमोक्रेसी इज गुड इन इटसेल्फ एज well as having a good effect on government. Social democracy is a system of proportional political representation, is the ideal ground for the practice of liberty. इसको एक बार और देख लीजिएगा, लेकिन जितना मैंने देखा कि मिल was not supporter of social democracy, वो लिबरल डेमोक्रेसी जो यूटिलिटेरियन होता है उसके वो सपोर्टर थे, इसलिए ये दोनों ही गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। यहाँ पे देखिए हेगेलियन, फिर भी आप देख लीजिएगा, हेगेलियन फिलॉसफी के बारे में 4 स्टेटमेंट है। हिस्ट्रीज रूल एंड माइंड्स रूल आर डायलेक्टिकल रूल। ये बिल्कुल सही है कि माइंड भी हमारा उसी तरीके से काम करता है
मतलब हम कंट्राडिक्शन से ही जो है हमारा आइडियाज डेवलप होता है, और हिस्ट्री भी ऐसे ही होता है। हिस्टोरिकल जो आइडियाज के डेवलपमेंट भी कंट्राडिक्शन से होता है, थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस। द रूल्स ऑफ हिस्टोरिकल चेंज एंड द रूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल मेथड आर कंट्राडिक्टरी। नो, कंट्राडिक्टरी नहीं है, दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट्री है। जैसे हमारा माइंड, जिस तरह से एक व्यक्ति का माइंड जिस तरह से डायलेक्टिकली इवॉल्व होता है, तो कंबाइंड माइंड जो है वो जब इवोल्यूशन होता है तो वही हिस्टोरिकल सोसाइटी का आइडिया का इवोल्यूशन है। तो ये गलत है। डायलेक्टिकली ऑपरेटिंग माइंड्स कैन बी परफेक्टली अट्यून टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्टोरिकल डायलेक्टिक। यही बात जो मैं भी कह रहा था कि हमारा माइंड जो है वो जो हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो खिंचाव के थ्रू जो आइडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, दोनों को हम एक तरह से सिंथेसाइज कर सकते हैं। दोनों में जो है ट्यूनिंग है। इट इज नॉट दैट दोनों डाइवर्जेंट है। तो ये सही है, ए और सी सही है, बी गलत है। इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने काफी चीजें यहाँ पे दिया है जो जो आपको जानना चाहिए। द नोशन ऑफ माइंड्स रूल इकोज हेगल एम्फेसिस ऑन द रूल ऑफ स्पिरिट और कॉन्शियसनेस। एजर्सन है, हेगल थिंक्स दैट प्रेजेंट डज नॉट एबोलिश द पास्ट बट कंप्लीट इट्स। क्योंकि जो एंटीथेसिस और थेसिस दोनों सिंथेसिस में रहते हैं, वो खत्म नहीं होता है। जैसे अकॉर्डिंग टू हेगलियन थॉट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रीफाउंड्स एन ओल्ड इंस्टीट्यूशन ऑन ए रैशनल बेसिस। पहले एब्सोल्यूट मोनार्की था, उसी का नया फॉर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाता है। सेम इज ट्रू फॉर अदर सोशल इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स। अभी देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी का बोलबाला है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो भी काफ़ी स्ट्रांगली बहुत सारे कंट्री में फॉलो होती है। लेकिन जिस तरीके से डेमोक्रेसी डिजेनरेट हो रहा है, हो सकता है आज से 200 साल में, अभी नहीं, पता लगा कि डेमोक्रेसी फिर से जो है उतना ही एक परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाने लगे जैसे कि पहले 2000 साल पहले माना जाता था, और जो मोनार्की है वही सबसे अच्छा फॉर्म माना जाता, पॉसिबल। तो मतलब कोई चीज खत्म नहीं होता, वो नए फॉर्म में जो है वापस आ जाता है। क्योंकि थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस में, तो सिंथेसिस में थेसिस और एंटीथेसिस दोनों के ही जो है अच्छे तत्व जो है मिले रहते हैं। हेगल। सोशलिज्म के बारे में देखिए क्या कहा जा रहा है, 3 स्टेटमेंट। सोशलिज्म एज ए पॉलिटिकल मूवमेंट ऑलवेज बिगिंस आउटसाइड द सिस्टम, rarely begins from the inside, which means that at first it lacks institutional basis. Socialists expect existing institution to be hostile. B. C है, socialism begins with no patronage. All it can hope to do is to persuade. अब ये तीनों स्टेटमेंट को यदि आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कोई भी गलत काटने जैसा कुछ है नहीं। और इस पेपर का जो ट्रेंड है कि जब तक आपको बहुत एब्सोल्युटली गलत ना लगे, क्योंकि सोशलिज्म जो है वो एक तरह का आइकनोक्लास्ट है, मतलब सिस्टम के बाहर की चीज है, सिस्टम के अंदर की नहीं है। इसलिए उसको कोई पैट्रोनेज भी नहीं मिलता, उसको परसुएट करना पड़ता है और उसको अपना इंस्टीट्यूशन नया खुद बनाना पड़ता है। तो ऑल करेक्ट। रीड द फॉलोइंग इन रिलेशन टू थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू एंड चूज द करेक्ट वन। तो सरप्लस वैल्यू का देखिए इसेंस क्या है कि, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। कि मान लीजिए कि हम एक लेबर को जो है, लेबर का रेट है दिन भर का मिनिमम वेज दिल्ली में मान लीजिए 500 रुपये। हम एक 500 रुपये में एक कारपेंटर को सपोज हम हायर करते हैं, और हम अपनी जो है लकड़ी, 4 कुर्सियाँ लकड़ी की बनवाना चाहते हैं उससे। मेरा लकड़ी का दुकान है सपोज, कुर्सी फर्नीचर का, और हमने सब कुछ लाया, रॉ मटेरियल लाया, कील लाया, गोंद लाया, फेविकोल एंड सभी जितने हो सकते हैं। मान लीजिए 2000 रुपीज़ का लाया, 500 रुपीज़ में एक कारपेंटर का 8 आवर का मैंने लेबर पावर खरीदा जो मार्केट रेट पे है, और जो चेयर बने उसको मैंने 5000 रुपीज़ में 5 चेयर मान लो मैंने बेच दिया। टोटल मेरा जो कॉस्ट लगा मान लो 2500 लगा। 2500 जो है डिफरेंस हुआ। ये जो डिफरेंस हुआ, मार्क्स कहते हैं, ये कहाँ से आया? ये तो लेबर ने जो अपना वैल्यू ऐड किया उस रॉ मटेरियल में, वही तो आप बेच पाए हो। उस 2500 में से जो आपने, मतलब कि आपने एक पार्ट ही जो है उसको लेबर के फॉर्म, लेबर को दिया। इनफैक्ट इसमें 2500 में लेबर का कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। मान लो 3000 रुपये गैप हुआ जो रॉ मटेरियल एंड जो सेल प्राइस में, तो आपने 500 रुपये लेबर को दिया। रिमेनिंग जो है आप प्रॉफिट समझ करके उसको खा जाते हो। इसलिए प्रॉफिट जो है वो लेबर का चुराया हुआ वैल्यू है, दैट इज सरप्लस वैल्यू है। मार्क्स। द टर्म सरप्लस वैल्यू डिनोट्स द डिफरेंस बिटवीन लेबर एंड लेबर पावर। जो आपने खरीदा 8 घंटे वो लेबर पावर है, और जो लेबर ने अपना वैल्यू लगाया कुर्सी बनाने में वो लेबर है। It is the source both of profit and of capital accumulation. Surplus value is produced no matter how long the working day is.
आप 4 घंटे खरीदोगे तब भी सरप्लस लेबर होगा, 6 घंटे खरीदोगे तब भी 8 घंटे, लेकिन जितना लंबा होगा वर्किंग डे उतना ही सरप्लस वैल्यू generate होगा. So surplus value essentially the difference between the labor value added into the final product minus the price paid for the market rate, that is wage rate of the labor power. इसको ठीक से समझ लीजिए. तो इसलिए ये सारे जो हैं all correct हैं. Violence is a precondition to liberation. आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. ये फ्रेंच फैनन का कथन है और कोई ऐसा नहीं कह सकता है. बाकी आप पढ़ लीजिएगा कि कैसे वो जो है दो टाइप के डायरेक्शन में वायलेंस को ऑपरेट करता हुआ देखते हैं कॉलोनलिज्म में. डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट के बारे में तीन स्टेटमेंट हैं. इट इंप्लाइज द प्रोलेटेरिएट यूजिंग द मैकेनिज्म ऑफ स्टेट वायलेंस टू अचीव इट्स क्लास एम. सही है. मतलब जैसे बॉर्जोइजीज ने यूज किया, जैसे यहाँ लिखा भी है, state violence is used exactly the same way as the aristocracy and bourgeoisie used the state during their own period of hegemony to pursue their class needs. सेम वे में अब प्रोलेटेरिएट स्टेट के मैकेनिज्म को यूज कर रहे हैं अपने क्लास नीड को बढ़ाने के लिए. It withers away rather than abolishes state because the old social order does not necessarily give up easily. तो ऐसा नहीं कि स्टेट को सीधे मिटा दिया जाता है, धीरे धीरे करके स्टेट को खत्म कर दिया जाता है, जबकि कोई क्लास एंटागोनिज्म है ही नहीं समाज में. ना कोई प्रोलेटेरिएट है, ना कोई बॉर्जोइजीज है. ऐसे क्लासलेस सोसाइटी में स्टेट की भी जरूरत नहीं है. तो इट विदर्स अवे. ऑल करेक्ट. अब यहां पे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश बिटवीन लेबर एंड वर्क. तो जैसे ही लेबर और वर्क में डिफरेंस की बात आए, आपको आना आर्डेंट याद आना चाहिए, उनकी बुक ह्यूमन कंडीशन याद आनी चाहिए, और उसमें उन्होंने जो ह्यूमन एक्टिविटी को 3 तरह से नाम दिया है, लेबर, वर्क, एक्शन, वो याद आना चाहिए. लेबर को वो कहते हैं कि मेंटेनिंग बायोलॉजिकल लाइफ एंड सस्टेनिंग द ह्यूमन स्पेसीज, जो एकदम मैनुअल, जो हमारा जो नेसेसरी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है. वर्क है फैब्रिकेटिंग एंड मेंटेनिंग द ह्यूमन वर्ल्ड, जो हम बनाते हैं, कारखाना, कार, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, वो सब जो है हमारा वर्क है. जैसे मैं अभी जो कर रहा हूं वो भी एक तरह का वर्क है. एक्शन इससे भी हायर है, इंगेजिंग इन पब्लिक लाइफ एंड शेपिंग द पॉलिटिकल स्फीयर, जो मोदी जी कर रहे हैं, जो कोई भी नेता करता है, दैट इज एक्शन, जिससे कि समाज बदलता है, दुनिया बदलती है. इंगेजिंग इन पब्लिक लाइफ एंड शेपिंग द पॉलिटिकल स्फीयर. द रूरल्स मेन फंक्शन इज इन द कन्फ्यूशियन स्टेट. तो कन्फ्यूशियन स्टेट जो एक तरह का ऐसा स्टेट था जैसे प्लेटो का फिलोसफर किंग जैसा था. इट एजुकेट एंड ट्रांसफॉर्म द पीपल. इसके बारे में और ज्यादा आप पढ़ सकते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ लेटिंग 100 फ्लावर ब्लूम एंड 100 स्कूल्स ऑफ थॉट सेंटर्ड. मतलब कि ब्रेन स्टॉर्म होना चाहिए, जितनी चीज आपके दिमाग में आ रहे हैं बोलिए, जिससे कि अनब्रिडल्ड, ये बिना सोचे हुए कि आपको सरकार जो है वो परसिक्यूट करेगी, आपके ओपन विचारों क्रिटिसाइज कीजिए, यदि हमें गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करना है. ये थॉट जो है माओ जेदांग के इस प्रोग्राम में था, द 100 फ्लावर कैंपेन. और इनका जो है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कल्चरल रिवॉल्यूशन, 3 एंटी एंड 5 एंटी कैंपेन, सबको पढ़ लीजिएगा, मेरे गाइड में भी है बहुत जगह. जॉन रॉल से इसमें से कौन सा टर्म जो है एसोसिएटेड है? ओरिजिनल पोजीशन है, वेल ऑफ इग्नोरेंस है, और गुडनेस एज रैशनलिटी है. ये नहीं है. कभी भी हेजोमनी की बात तो कर नहीं सकते हैं, हेजोमनिक मोरलिटी की नहीं. हेजोमनिक मोरलिटी तो ये है कि एक मोरल वैल्यू आप पूरे समाज पे थोप दें कि यही करना या ऐसे ही सोच मोरल है. ऐसा रॉल कभी नहीं सोच सकते. उनके लिए तो हर व्यक्ति ऑटोनोमस है, एक रैशनल एंटिटी है, और वो अपना भरा बुरा खुद समझ सकता है, अपनी मोरलिटी की सीमाएं तय कर सकता है. ये जो टर्म है गुडनेस वर्सेस रैशनलिटी, इसको समझ लेना चाहिए आपको. मैं यहाँ पे 1-2 लाइन में ही कल बता पाऊंगा. इसमें वो ये कहते हैं कि एक जो रैशनल इंडिविजुअल है, जिसका दिमाग रैशनली काम करता है, सोच, तर्क, रीजन पे आधारित, वो जब गुड सोचता है कि मेरे लिए क्या भला है, मान लीजिए वो सोचता है मैं कौन सा लाइफ चॉइस अपनाऊं कि मेरे लिए भला है, तो उसके साथ में जो है वो ये भी सोचता है कि मुझे कैसा सोशल ऑर्डर चाहिए जिसमें कि हम अपने लाइफ को गुड वे में परस्यू कर सके. और जो वो सोचता है रैशनल वे में, वो समाज के लिए भी गुड लाता है. तो इसलिए इंडिविजुअल गुडनेस डज नॉट कट
सोशल गुड या सोसाइटल कॉमन गुड। तो इसलिए रैशनलिटी से ही उपजा हुआ चीज गुडनेस है, उसका कोई दोनों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। एक रैशनल इंडिविजुअल जो सोचेगा, जो ओरिजिनल पोजीशन में, यदि वो उसके पट्टी बंधी हो तो वो वही सोचेगा जो समाज के लिए गुड है। रीड द फॉलोइंग इन रिलेशन टू धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र ट्रेडिशन जो इंडिया में है एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट में, वो मनु स्मृति एंड कई तरह के जो याज्ञवल्क्य स्मृति या नारद स्मृति, जो इस तरह के जो आए हैं उसको धर्म, मानव धर्म शास्त्र भी कहते हैं। दूसरी जो ट्रेडिशन है वो अर्थशास्त्र ट्रेडिशन है, जिसमें कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एंड मेनी अदर, शायद बृहस्पति नीति एंड मेनी अदर उसमें आते हैं। इट अपहेल्ड द, तो धर्मशास्त्र इट अपहेल्ड द इनडिसॉल्युबल यूनियन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी, किंग एंड सब्जेक्ट। क्योंकि ये इस धर्मशास्त्र ट्रेडिशन में पूरा जो सोशल ऑर्डर है या सोसाइटी है वो एक कॉस्मिक ऑर्डर का एक पार्ट है, डिवाइन क्रिएशन है, और इसलिए स्टेट भी डिवाइन है, सोसाइटी भी डिवाइन है, किंग भी डिवाइन है, और किंग जो सब्जेक्ट जो है वो किंग को एक तरह के गॉड का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उसको पूजना चाहिए। तो किंग एंड सब्जेक्ट को अलग नहीं किया सकता है, स्टेट सोसाइटी को अलग नहीं किया जा सकता है, और किसी भी चीज से धर्म को अलग नहीं किया सकता, सभी धर्म के बल पे टिके हुए। द किंग एंड द दंडा, द स्पिरिट ऑफ पनिशमेंट, द पावर ऑफ सैंक्शन वेयर बोथ ऑफ डिवाइन क्रिएशन। तो सब कुछ इसमें डिवाइन है, दंड और धर्म दोनों। तो टू डिसोबे द किंग वॉज नॉट मेयरली इम्प्रूडेंट, मतलब ये बेवकूफ़ी नहीं है कि किंग का नहीं मानोगे, एक बार ये जो है डेरिलिक्शन ऑफ धर्मा है, एक तरह का सिन है, पाप है, क्योंकि वो तो उसको राजा को पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन देना या ओबे करना उसके लॉ को, ये हमारा धर्म है। यदि आप धर्म को नहीं मानते हो तो आप पाप करते हो। तो ये तीनों सही है, लेकिन ये सही नहीं है। टैक्सेस वेयर द किंग्स इनकम एंड दे कैन बी अर्नड एज डिजायर्ड बाय द किंग। नो, टैक्स जो है किंग का इनकम नहीं है, और इसलिए आप जितना चाहो उतना अर्न नहीं कर सकते। इस टाइप की बात ये नहीं करते धर्मशास्त्र। ऑफ कोर्स बाद में जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि इसमें दिखती है थोड़ी बहुत अर्थशास्त्र में, और बहुत ज़्यादा श्रमणिक ट्रेडिशन में, बुद्धिज्म में, वहाँ आप कह सकते हो कि किंग एक सर्विस देता है पीसफुल लाइफ एंड ऑर्डरली लाइफ मेंटेन करने का, और आप उसको मेहनताने के रूप में टैक्स देते हो, लेकिन नॉट इन धर्मशास्त्र। अब आइए कौटिल्य का देखते हैं स्टेट का नेचर। कौटिल्य बिलीव दैट इट इज द किंग्स ड्यूटी टू सीक मटेरियल गेन, स्पिरिचुअल गुड एंड प्लेजर। ये इतना जनरल सेंटेंस है कि आपको सही मानना ही पड़ेगा। Kautilya thinks that for a king to attain his goals, he must create wealth, have armies, and should conquer the kingdom and enlarge the size of his state. यही तो इनका पूरा स्टेट क्राफ्ट है। तो ये दोनों बिल्कुल सही है, उसको एक्सप्लेन करता है। तो ये जैसा मैंने कहा सभी लगभग ए ही है, एक दो को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज कंसिडर्ड बाय द स्कॉलर दैट द फॉलोइंग इज इंटेंडेड टू बी सटायर। सटायर मतलब एक तरह का जोक या उसका व्यंग कर लीजिए। सटायर ऑफ वैदिक ओरिजिन मिथ्स विच अंडरमाइन वैदिक क्लेम्स ऑफ फॉर द इंट्रिंसिक सुपीरियरिटी ऑफ द ब्राह्मण्स। तो इस तरह का सटायर कौन हो सकता है? श्रमणिक ट्रेडिशन ही हो सकता है, जो अगना सुत्ता से आता है। ब्राह्मणिक के सारे जो आत्मा, परमात्मा और जो डिविनिटी, इन सब को जो नकारने वाले, इवन ट्रांसडेंटल वर्ल्ड में भी और सोशल वर्ल्ड में भी। रीड द फॉलोइंग इन रिलेशन टू जिया बर्नीज पॉलिटिकल आइडियाज। तो यहाँ चलिए पढ़ते हैं उनके। द सुल्तान मस्ट डिसिस्ट फ्रॉम द 5 मीन क्वालिटीज सच एज ब्ला ब्ला ब्ला, पढ़ लीजिएगा। ये बिल्कुल उन्होंने ऐसा कहा था। डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द, उन्होंने 24 हिदायत दिए थे। डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द डिटर्मिनेशन इन द इंटरप्राइज ऑफ द गवर्नमेंट एंड tyranny, despotism was necessary to कमांड फेथ, फियर एंड प्रेस्टीज। ये लगभग उसी तरह की बात है जो मैकियावेली करते हैं, बहुत जनरल स्टेटमेंट है, सही है। बर्नी अप्रीहेंडेड द रूरल एज द क्यूरेटर ऑफ जस्टिस। ऑफ कोर्स जस्टिस को मेंटेन करने वाला, जस्टिस को प्रोटेक्ट करने वाला किंग होता है, उसका काम बहुत बड़ा है जस्टिस डिस्पेंस करना। एंड डिस्क्राइब पावर एंड अथॉरिटी एज 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ एफिशिएंट किंगशिप। ये सब जनरल स्टेटमेंट है, गलत नहीं हो सकता है। कबीर का देखिए 3 स्टेटमेंट है। कबीर वॉज क्रिटिकल ऑफ ट्रेडिशनल रिलीजन ऑफ एनी काइंड, बीट इस्लाम और हिंदुइज्म। कौन बोलेगा नहीं, संक्रिटिज्म के प्रतीक थे वो, ना तो हिंदू ना मुस्लिम। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम कबीर वॉज लाइक्ड बाई द ऑर्थोडॉक्स फोर्सेज। नो,
दोनों ही धर्म के ऑर्थोडॉक्स फोर्सेस उनको घृणा करते थे, तो इसलिए ये गलत हो गया। Sikhism embraced Kabir with great enthusiasm with their holy book आदि ग्रंथ comprising more than 500 sayings of Kabir। ये बिल्कुल बहुत ही important information है जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। A and C correct। Who among the following considered that Hindu customs responsible for the miserable plight of the widow, and while Shastras had given different view in regard to the child marriage, but customs compelled them to abolish the reckless patriarchy। अब यदि पैट्रियार्की की बात आएगी, हिंदू शास्त्रा को दूसने की बात आएगी, तो रामाबाई को छोड़ के और कौन हो सकता है। एम.एन. रॉय की चलिए बारे में अब देखते हैं। ही स्ट्रांगली बिलीव दैट द मार्क्सियन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री इज डिफेक्टिव बिकॉज इट अलाउड नो रोल टू मेंटल एक्टिविटी इन द सोशल प्रोसेस। तो मार्क्सिज्म का यदि आप इतना भी जानते हैं कि उन्होंने, वो बहुत ही कटु आलोचक थे, मतलब he was a trenchant critic of Marxism in many ways। तो आप जानेंगे कि ये तो सही लग रहा है। He considered that ethical foundation of Marxism was relativistic and dogmatic owing to an untenable psychological basis। ये सब जो है क्रिटिक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि यस, बिना ज़्यादा जाने हुए कि ये लाइन उन्होंने कहा है कि नहीं, यस। He opined that subordination of human to the factors of production is a neutralization of his autonomy and creativity। ये सब जो है वो क्रिटिक, अगेन मैं बोलूंगा, तो इसको आप बिना ये जाने हुए कि उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा था, आप इसको सही गेस कर सकते हैं। ऑल करेक्ट। अब यहाँ पे आइए, जो वैदांतिक सोशलिज्म या जो प्रैक्टिकल वेदांता था विवेकानंद का, उसके बारे में 3 है। तो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी, रिस्टोरेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये सब बिल्कुल बिल्कुल सही है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पिरिचुअल एंड सेकुलर नॉलेज टू ऑल रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड क्लास, सही है। इसलिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन हर जगह खोला उन्होंने, स्कूल एंड ऑल। द एंडिंग ऑफ ऑल मोनोपोलीज, रिलीजियस, इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल, सोशल, कल्चरल, सभी जो है एकदम जनरल स्टेटमेंट है, सब सही है। नॉन वायलेंस, गांधी जी का जो विचार है नॉन वायलेंस का, या उसके टाइप पे जरा सा देखिए, 3 स्टेटमेंट है। नॉन वायलेंस ऑफ द ब्रेव इज नॉट एडॉप्टेड अंडर कंपल्सन एंड द बेसिस ऑफ नॉन वायलेंस ऑफ द ब्रेव इज मोरलिटी एंड इनर स्ट्रेंथ। ये कोई एक्सपीडियंसी किसी हित के लिए नहीं किया जाता, बल्कि अंदर से आता है, स्ट्रॉन्ग मोरल कन्विक्शन से आता है। नॉन वायलेंस जो एक्सपीडियंसी पे होता है, मतलब आपको किसी चीज को पूरा करने के लिए जो आप नॉन वायलेंस करते हैं, इज द रिजल्ट ऑफ वीकनेस, कोवार्डिनेस, कायरो का है, हेल्पनेसनेस एंड नॉट ऑफ मोरल कन्विक्शन एंड इज यूज फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सेल्फिश इंटरेस्ट। एकदम जनरल है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। नॉन वायलेंस ऑफ द कोवार्ड, जो कि वॉलंटरी नहीं है, मोरल नहीं है, और किसी एक्सपीडियंसी या किसी हित के लिए नहीं है। सो नॉन वायलेंस ऑफ द कोवार्ड इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी वुड प्रेफर वायलेंस इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द नॉन वायलेंस ऑफ द कोवार्ड। तो ठीक है, एकदम बिल्कुल तीनों सही है, सब जनरल स्टेटमेंट है। ए रेजिम बेस्ड ऑन एंटी लिबरल डॉक्ट्राइन, पहले तो एंटी लिबरल है दैट रेजिम, दैट ग्लोरिफाइज द नेशन, तो नेशनलिज्म, एंड एडवोकेट ए वॉरियर स्टेट led by an all-powerful leader to whom the masses show passionate commitment and submission is termed as। तो सब आपको हिटलर की याद दिलाएगा, इसलिए ये फासिज्म है। Which of the following are the steps advocated by Jayaprakash Narayan to achieve the ideal of संपूर्ण क्रांति? The creation, तो पहला तो नॉलेज दे रहा है कि संपूर्ण क्रांति इज एसोसिएटेड विद जयप्रकाश नारायण, टोटल रिवोल्यूशन, द क्रिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल्स पावर, total and revolutionary change in all aspects of public life, development of people's government from the lower level, decentralization, gradual withering away of state। ऐसा कोई ख्याल जो है जयप्रकाश नारायण का नहीं था, डी इनकरेक्ट। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स रैगिन, व्हाट आर द मेन गोल्स ऑफ कंपैरेटिव रिसर्च? ये आपको बोल्ड कर सकता है क्वेश्चन, फर्स्ट एकदम सीधा आर्बिट क्वेश्चन है, लेकिन चार्ल्स रैगिन को जानना पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरह के पितामह हैं जिन्होंने एक न्यू काइंड ऑफ कंपैरेटिव मेथड इजाद किया है, जो कि एक काइंड ऑफ सिंथेसिस है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजीज का, जो कि सेट थ्योरी को यूज करता है। तो इसके बारे में और आप पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने लिखा है एक बुक, बहुत बुक लिखा है इस पे, द कंपैरेटिव मेथड मूविंग बियॉन्ड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजीज। तो इसको बिना जाने हुए कि चार्ल्स रैगिन कौन है, आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं।
कि कंपैरेटिव रिसर्च का जो मेन गोल होना चाहिए डाइवर्सिटी एक्सप्लोर करना है, इंटरप्रेटिंग कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, डिस्कवरिंग द ट्रूथ नहीं हो सकता क्योंकि कौन जानता है सोशल साइंस में, सोशल साइंस ठीक है कि सभी पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं होते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट ट्रूथ सर्च करना किसी भी कंपैरेटिव मेथड का पार्ट नहीं हो सकता है, कॉमन सेंसिकल। एंड थ्योरी बिल्डिंग तो हो ही सकता है, तो सी छोड़ करके तीनों सही है। Ederson, the government cannot govern without a well-developed network of state organs charged with advising political decision maker about different policy options and implementing policy once they have been decided upon. तो गवर्नमेंट क्या बिना किसी तरह के इंस्टीट्यूशन के चल सकता है? नहीं. The modern state invariably include a vast array of ministries, departments, agencies, bureaus, and other officially titled institution whose purview may range from domestic economy to education, health, environment, international trade, foreign relations. इंडियन गवर्नमेंट देख लीजिए, ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है, ये सही है, ये इसको एक्सप्लेन करता है। पॉलिटिकल रेजीम डिस्क्राइब, तो रेजीम क्या होती है? रेजीम जैसे मैंने डेफिनेशन भी दिया है, पॉलिटिकल साइंस में रेजीम जो है ए काइंड ऑफ स्टेबल एंड इंड्यूरिंग, मतलब जो एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, ऐसा नहीं कि आज वो रूल बदल जाती है, सेट ऑफ रूल्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दैट डिटरमिन हाउ पावर इज एक्सरसाइज इन ए पर्टिकुलर नेशन एंड हाउ गवर्नमेंट इंटरेक्ट विद द सोसाइटी. These rules establish who govern, how they are chosen, what are their relation with the ruled, and the limits of their authority. तो ये सब का जो मिक्सचर होता है उसको रेजीम कहते हैं. जैसे आप कह सकते हैं फासिस्ट रेजीम है, लिबरल रेजीम है, कंजर्वेटिव रेजीम है, मोदी रेजीम है, पुतिन रेजीम है. बिकॉज वो पुतिन रेजीम कहने से होता है कि उस समय में उस पॉलिटिकल कम्युनिटी में जो रूल्स एंड जो नॉर्म्स डेवलप हो जाते हैं जो स्टेबल, वो एक अलग खास तरह के होते हैं कि कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, कैसे वहाँ पे रूलर इलेक्ट होते हैं, रूलर रूल का क्या नाता होता है ऑल. तो पॉलिटिकल रेजिम इसलिए इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन और फॉर्मल एंड ऑफिशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड करता है पॉलिटिकल रेजिम्स. पॉलिटिकल पार्टी के बारे में रोल जब 3-4 स्टेटमेंट पढ़िए. Political party aggregate and articulate needs and problems as identified by members and supporters. बिल्कुल सही है. It balances opposing demands and converting them into general policy. सही है. They channel public opinion from citizen to government. बिल्कुल सही है. But they does not influence judiciary and perpetuate judicial activism. ये सब बिल्कुल outlandish statement है, इसका कोई नाता नहीं है political party से. They are not supposed to do that. इसलिए ABC ओनली करेक्ट. अब इसमें देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ कहा गया है, 3 स्टेटमेंट. कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन बट प्रैक्टिकल मशीन, एक तरह का मशीन है, डिजाइन्ड मशीन that need careful construction and engineering and then to be judged by how effectively they work in practice. यहाँ पे डियर स्टूडेंट इसको डिज़ाइन व्यू ऑफ सोशल साइंस भी कहते हैं, जिसपे कई थिंकर अभी भी काम कर रहे हैं. इसमें ये माना जाता है कि पब्लिक पॉलिसी जब हम बनाते हैं या कोई भी इस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, कोई भी रेजीम बनाते हैं, वो एक तरह का जैसे हम कोई फूड प्रोसेसर बनाते हैं, जैसे हम उस तरह के डिज़ाइन करते हैं कि हर पार्ट उसका जो है वो कैसे दूसरे पार्ट से जुड़ा हुआ है और ओवरऑल वो जो है एक गिवन कॉन्टेक्स्ट में, इन्वायरमेंट में वो जो उससे एक्सपेक्टेड आउटकम है वो ला पाता है कि नहीं, उसकी इफिकेसी से जानी जाती है. तो इसमें पब्लिक पॉलिसी भी एक मशीन है, कॉन्स्टिट्यूशन भी एक मशीन है, और इसलिए सोशल जो साइंटिस्ट हैं वो एक तरह के डिजाइनर हैं. डिजाइन व्यू ऑफ सोशल साइंस. There is no single constitutional design that is best, but a variety of models to suit different conditions of social and economic circumstances. सही है, सब जनरल स्टेटमेंट है. The constitution making process is ethnically mixed society. It is needed a form of consensus democracy that protect the right of minority and give them effective power to participate. ये सब बहुत ही जनरल है, all correct. Having, अब देखिए 3 स्टेटमेंट पढ़िए. Having a broader range of interest like human right, minority group and environmental peace than most groups. We have a loose and more decentralized form of organization than groups or parties. They have been described as network of networks and are based upon the grassroots participation of volunteer.
C है political methods that are often innovative and unconventional, involving direct political action, community involvement and sometimes protest action. इतना क्लू देने की भी जरूरत नहीं थी, इसको सबको पढ़ने के बाद ही आपको लगेगा कि ये हम बात कर रहे हैं एनएसएम की, न्यू सोशल मूवमेंट। यही तो एक बार फिर पढ़ लीजिए, अब जब मैंने बता दिया न्यू सोशल मूवमेंट, फिर से पढ़ लीजिए। इलीट थ्योरी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग, तो आप हटिंगटन को काट दीजिए तो रॉबर्ट माइकल जिन्होंने की आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची थेसिस दिया, मैं एक्सप्लेन अब नहीं कर रहा हूँ। गैतनो मोस्का जिन्होंने द रूलिंग क्लास नाम की बुक लिखी। पेरेटो जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सर्कुलेशन ऑफ एलीट, हिस्ट्री इज ग्रेवयार्ड ऑफ एलीट्स एंड लायन फॉक्स एंड मेनी अदर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। रियलिज्म के बारे में है, रियलिज्म इज ए थ्योरी दैट क्लेम्स टू एक्सप्लेन द रियलिटी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड emphasizes the constraint of politics that result from humankind's egoistic nature and absence of a central authority of the state. सही है, यही तो क्लासिकल रियलिज्म को डिफाइन करता है मॉर्गन थाउ के। फॉर रियलिस्ट द हाईएस्ट गोल इज द सर्वाइवल ऑफ द स्टेट, सही है, विच एक्सप्लेन व्हाई स्टेट एक्शंस आर जज्ड अकॉर्डिंग टू द एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी rather than by moral principle, बिल्कुल सही है। The key point in understanding realism is that actions like diplomacy and international legal actions are necessary tool for statecraft in the world and leader must use them in the national interest. मेरा क्वेश्चन ये है कि ये दोनों को सेटर बोलता है सही है, लेकिन ये क्यों सही नहीं है? दिस सच ए जनरल स्टेटमेंट एंड इट गोज विद रियलिज्म, मेरे अनुसार से ऑल करेक्ट होना चाहिए। आप इस पे बाकी रिसर्च कर लीजिए, इसका ऑफिशियल आंसर है ओनली ए एंड बी। Edgerson, constructivism is often said to simply state the obvious, that actions, interactions, and perceptions shape reality, and reality is not fixed but rather subject to change. ये इतना core है constructivism का, that reality is socially constructed, it is not given. Our thought and actions literally construct international relation. जैसा हम सोचते हैं, it is not only the distribution of material power, wealth, and geographical conditions that explain state behavior, but also ideas, identities, and norm. ये दोनों यदि आप 5 बार पढ़ लीजिए तो आपको कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बहुत कुछ पता लग जाएगा, इतना अच्छा लाइन है। सो दोनों सही है, अलेक्जेंडर वेन, निकोलस ओनेफ, मार्था फिनेमोर, इन सबको याद कर लीजिए। According to the following approach, the concept of power is understood in the context of a set of globalized relation of production demanding the transformation of nation state and depends on the combination of material element and ideas for acquiring legitimacy. इस तरह की बात जो है केवल एक ही थॉट कर सकता है, मैंने यहाँ तो हटा दिया है ऑप्शन, वो है क्रिटिकल थ्योरी। आप प्रोडक्शन, पावर एंड सोशल स्ट्रक्चर याद कीजिए रॉबर्ट कॉक्स का। Who among the following focused on deconstructing the distinction between what is considered international and what is considered personal? So personal is political, yeah, personal is international, showing how global politics impact on and is shaped by the daily activities of men and women, and in turn how these activities rest on gendered identities. So personal is international. Cynthia and Inloy जो ये भी कहती हैं, where are the women in international relation? इनकी जो बनाना बीचेस एंड, देख लीजिएगा, वेरी फेमस बुक। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। क्लासिकल रियलिस्ट, अगेन हम क्लासिकल रियलिज्म पे आ रहे हैं, बट न्यू रियलिज्म से इस बार कंपेयर हो रहा है। क्लासिकल रियलिस्ट लोकेट द रूट्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर इन एन इम्परफेक्ट ह्यूमन नेचर, while neo-realists maintain that its deep causes are found in the anarchic international system. तो ये सिस्टमिक अप्रोच लेते हैं न्यू रियलिज्म या स्ट्रक्चरल अप्रोच, और जो क्लासिकल रियलिस्ट जो है वो ह्यूमन नेचर पे बेस करते हैं अपनी थ्योरी को। तो सही है, क्लासिकल रियलिस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेटस को पावर एंड रिविजनिस्ट पावर। ऑफ कोर्स स्टेटस को पावर जो है वो डीप इंफ्लुएंस पावर, लाइक अभी अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप, जबकि रिविजनिस्ट पावर जो सब बदल देना चाहते हैं सिस्टम को, जो स्ट्रक्चर अभी का है, लाइक चाइना एंड रसिया, लाइक दिस। While neo-realism regards state as unitary actor, मतलब कि स्टेट के अंदर हम नहीं झांकते हैं, स्टेट को हम एक यूनिफॉर्म बिलियर्ड बॉल टाइप का हम मानते हैं, बस उस पर ठोकर मारो, हर बॉल एक तरह से बिहेव करेगा। सो ये से भी सही है। क्लासिकल रियलिस्ट ओवर एम्फेसाइज बैलेंस ऑफ पावर वाइल न्यू रियलिस्ट लेड फोकस ऑन कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म। नो, कभी भी कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म रियलिज्म का कोई भी वर्सन होगा नहीं मानेगा, ये लिबरल मैकेनिज्म है।
इसलिए ये गलत हो गया. Neo-realist attempt to construct a more rigorous and scientific approach to the study of international politics, while classical realism confined its analysis to subjective valuations of international relation. ये ज़्यादा subjective है क्योंकि human nature पे चला आता है, जबकि ये बहुत analytical है, quantitative है, scientific measure use करता है. Neo-realism analytical. तो आपको देखिए कितने ये नॉलेज दे रहा है. अभी तक आपने देखा होगा कि ये पेपर आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज दे रहा है, बिकॉज ये जिस ढंग से पूछ रहा है आप गेस कर सकते हैं कि कौन गलत है, क्योंकि एक एकदम आउटलैंडिश स्टेटमेंट आपको दे देता है, वन मतलब ऑल ऑफ ए सडन एकदम एक आसान सा स्टेटमेंट, और बाकी स्टेटमेंट इतना बढ़िया थॉट आपको दे रहा है. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन स्टेट एक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन. टू बी कंसिडर्ड एन एक्टर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, चाहे आप हमास हो चाहे हुतीज हो, द एंटिटी अंडर कंसिडरेशन नीड टू पोजेस ए डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, तभी तो, एंड इन्फ्लुएंस रादर देन द लीगल एंड स्टेटस ऑफ सॉवरेनिटी. अभी हुतीज क्यों पिक्चर में आ गए? क्योंकि वो रेड सी में जो है वो जहाजों पर अटैक कर रहे हैं, उनमें वो पावर है, उनमें वो ऑटोनॉमी है, तब तो अमेरिका भी उसका ध्यान ले रहा है. In today's world, power and influence are no longer only determined by legal status and hard power attributes, but also by the extent of an organization's network, by their perceived or recognized legitimacy, and by their power to mobilize resources. ये सब इतना जनरल है कि ये सब नॉन स्टेट एक्टर यदि ऐसा करता है तो उसको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे. Yes. The following is generally understood as an ability to dissuade मतलब कि किसी को किसी चीज से मतलब रोकना, dissuade a state from embarking upon a course of action prejudicial to one's vital security interest based on demonstrative capability. ये पूरा जो डेफिनेशन है ना, इसी को डिटरेंस कहते हैं. मतलब यदि मान लीजिए कि इंडिया के पास में न्यूक्लियर वेपन है, तो चाइना इस पर सोच करके भी अटैक नहीं करेगा कि वॉर कहीं स्केलेट हो जाए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो डिटरेंस. The International Criminal Court फाउंडिंग ट्रीटी कॉल्ड द रोम स्टैट्यूट, जो 2002 में इफेक्ट में आई है, ग्रांट द आईसीसी जुरिसडिक्शन ओवर द फॉलोइंग मेन क्राइम. किन किन पे कर सकता है? वो चार ही है जो यहाँ लिखा गया: जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन. अब यहाँ पे दो तीन बातें आप जान लीजिए. तो रोम स्टैट्यूट आपने पढ़ ही लिया है. आईसीसी केवल जो है इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है और नहीं किसी कॉरपोरेशन या अदर एंटिटी नहीं. स्टेट के अगेंस्ट नहीं लेती, इंडिविजुअल के अगेंस्ट लेती है. Only prosecute crimes committed after July 2002, the date on which Rome Statute entered into force. और वो उन्हीं कंट्री या उन्हीं कंट्री के सिटीजन के अगेंस्ट ले पाएगी उनके टेरिटरी जो कि स्टेट पार्टी है रोम स्टैट्यूट. जैसे इंडिया नहीं है स्टेट पार्टी, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द समरी ऑफ द मेन इश्यूज ऑफ कंटेंशन इन द नॉर्थ साउथ डायलॉग इज टू बी फाउंड इन. तो बांडुंग कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, जो एफ्रो एशियन बांडुंग इंडोनेशिया में, उसका नाता नॉर्थ साउथ डायलॉग से नहीं था. उस समय तक तो अंटार्ड बनी भी नहीं थी जिसके तहत जो है नॉर्थ साउथ डायलॉग शुरू हुआ इकोनॉमी के बेसिस पे. तो ये नहीं है. नियो बिल्कुल जो है नॉर्थ साउथ डायलॉग का एक आउटकम था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर, जो कि फोर्थ नैम समिट अल्जेरिस में प्रस्ताव रखा गया था. The program of the action for establishment of the new order was adopted by 6th special session of the General Assembly United States. तो आप समझ सकते हैं करीब 1964 के आसपास हुआ था, तो हो सकता है ऐसा हुआ हो. तो आप सब गेस कर सकते हैं. यस, जनरल स्टेटमेंट है. द प्रोग्राम ऑफ एक्शन इन द एजेंडा 21 यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रियो में हुआ, उससे क्या नाता नॉर्थ साइड डायलॉग का? तो ये ए और डी को काट दीजिए, बी और सी सही है. Who among the following are the members of the Shanghai Cooperation Organization? तो इसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, जो दोनों साइन करते हैं 2017 में, ज्वाइन करते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, जो 2001 में बनती है. कजाकिस्तान भी उसका मेंबर है, लेकिन अजरबैजान नहीं है उसका मेंबर. अभी जो है ईरान जो है वो सबसे नया मेंबर बना है, ये याद रखिएगा एससीओ का. यहाँ पे जो है बहुत अच्छा आपको एक नॉलेज देता है कि फर्स्ट नैम समिट आपको पता है बेलग्रेड में हुई थी. तो सेकंड कहाँ हुई थी आप देखिए, ये आपको बताता है कि सेकंड जो है वो इजिप्ट के कैरो में हुई. यहाँ से बी का 1/3 जो है वो लुसाका जैम्बिया में होती है. द फोर्थ नैम समिट जो है तो बहुत फेमस है, जहाँ नियो की प्रस्ताव रखी गई थी, अभी आपने नियो पढ़ा, अल्जेरिस में. और फिफ्थ नैम समिट जो है वो होती है कोलंबो में.
during whose visit India and China signed a declaration on principle of relation and comprehensive cooperation, and also mutually decided to appoint a special representative to explore the framework of a boundary settlement from the political perspective. इतनी लंबी चौड़ी बात, और इनका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे 2003 में। तो ये सब अर्बिट क्वेश्चन है जो आप बस आप नॉलेज लीजिए और आगे यूज कीजिए। एजरसन देखिए, ये तो बहुत आसान है। द गुजराल डॉक्ट्राइन आपको याद है, नॉन रेसिप्रोकल जो उनकी पॉलिसी थी कि बड़े भाई होने के नाते जो है एक तरफा हम कंसेशन अपने छोटे स्टेट को देंगे, भूटान, नेपाल, श्रीलंका जैसे। द गुजराल डॉक्ट्राइन एम्ड एट बिल्डिंग ए conflict free cooperative South Asia, and for these neighbors in South Asia must dialogue tirelessly over a long period until they have found mutually acceptable solution to their dispute and differences. ये सब इतना जनरल है, एंड इट गोज विद द पैसिफिक अप्रोच ऑफ गुजराल कि आप इसको यस कह सकते हैं। The doctrine said that in dialogue, neighbors must treat one another as equals, must not intervene in their domestic affair, and must respect one another's territorial unity and integrity. सब बहुत ही जनरल है, तो सब ए होगा। यस, बोथ करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन ए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू इंडिया एंड ब्रिक्स। तो ये ब्रिक बैंक के बारे में है, और सब सही है कि इंडिया जो है वो प्रपोज किया था न्यू डेवलपमेंट बैंक विच वॉज पुट ऑन ब्रिक्स एजेंडा। तो बहुत उसके बाद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, सब देख लीजिएगा। इंडिया होस्टेड द फर्स्ट निगोसिएशन मीटिंग फॉर टेकिंग द एनडीबी, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक इनिशिएटिव फॉरवर्ड इन 2012। फिर जो है बैंक जो है सेटअप होता है, और उसका फर्स्ट जो चेयरपर्सन भी है, फर्स्ट सीईओ बैंक का के भी कामत बनते हैं, जो कि फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट एनडीपी के होते हैं। तो सभी सही है, यहाँ पे दिया हुआ भी है। ये सब नॉलेज देता है, आप जस्ट जान लीजिए, ये पेपर नॉलेज देने वाला है। यहाँ पे जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन की सब कमिटी है, तो इससे आप पकड़ सकते हैं कि प्रोविंशियल कमेटी वल्लभ भाई पटेल, इसी से आपका बन जाएगा, क्योंकि बी का जो है 4 हो जाएगा और बी का 4 केवल एक में है। फिर तो आप सबको मैच करते, बिना मैच के आप मत आगे बढ़िएगा। ड्यूरिंग द इंटायर एक्सरसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, द मोडस ऑपरेंडी, मतलब कि क्या मेथड अपनाया गया किसी डिसीजन को लेने के लिए, जो ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ एकोमोडेशन, डिसीजन मेकिंग बाय कंसेंसस, एंड आर्ट ऑफ सिलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन, सब किया गया, लेकिन सेक्रेट वोटिंग नहीं होती थी। अब मैं इसमें क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, मैंने खुद रिसर्च नहीं किया, लेकिन यह सेटर के अनुसार सेक्रेट वोटिंग ड्यूरिंग कंटेस्टेड इशू नहीं होती थी, और तभी हम जान पाए। और बात सही भी है, क्योंकि देखिए अभी भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में जानते हैं कि किसने किस तरफ वोट दिया किसी इशू पे, इंडिया वर्सेस भारत पे भी कितने लोगों ने, तो इसका मतलब सेक्रेट वोटिंग नहीं होती होगी। तो ठीक ही है, ये गलत है, मतलब इसको काट दीजिए, ये दोनों तीनों से ही। A constitution has to be living thing, living not for 1 or 2 generation but for succeeding generation of men and women. बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट होना पड़ता है। द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो यहाँ सेकंड में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि बदलते समय के अनुसार यदि उसको थोड़ा बहुत टिंकर कर दिया जाए तो वो भी रिलेवेंट हो जाए, मतलब उसकी रिलेवेंसी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। The provisions of the Indian Constitution are couched in general terms. For the great generalities, the Constitution have a content and significance that vary from age to age and have at the same time transcendental continuity. यही इसका मायने है, तो ये इसको एक्सप्लेन करता है, इसलिए ए बिल्कुल सही है। Now see this question on Supreme Court famous case. ये कह रहा है कि किस Supreme Court case में, in which of the Supreme Court famous case Supreme Court considered the preamble a key to open the mind of constitution makers, and it is a guide to interpretation of the provisions of the constitution. This question is quite difficult because we all know that in Berubari Union and Exchange of Enclave case, you must remember if you don't know, in 1960 जहां इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश की गई थी, वो बिहार में शायद ये पार्ट पड़ता था, बिहार चेक कर लीजिएगा, और उसको एक्सचेंज करने की बात थी। Now this we know that in this famous case in 1960, Supreme Court declared that preamble, thou, what it says is very important and kind of soul of the constitution, but not it's an integral part of the constitution in legal sense. So, and later on in Keswananda Bharati case, it decided to the opposite, that it is an integral part of the constitution, legally speaking, but not self-standing. Means if any of the part of the preamble is disputed in court, it will have to be interpreted in the
concerned article in the main body of the constitution. लेकिन ये चीज कि ये बेरूबारी में कहा गया है, जो इस सेटर ने कहा है, इसको और रिसर्च कर लीजिए. उनका कहना है कि दिस लाइन that preamble is a key to open the mind of the constitution makers and it is a guide to interpretation of the provisions of the constitution was said in Berubari case. So it is difficult, of course. Next question is not difficult. The Constitution of India lays down the following provision which thou not justiciable. The court may, you cannot go to challenge and get the justice on the basis of what is written there. You cannot get a legal kind of relief of not getting those rights, are fundamental in governance of the country. So what is fundamental in governance of the country despite not being justiciable is the DPSP. And Article 37 state this. You can read this, where it is written that the provision contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principle therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country. And it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. So easy. Read the following statement in relation to the basic structure doctrine or debate. The doctrine posits that certain fundamental principles are essential feature of the constitution and are beyond the reach of the amendment by parliament. Parliament cannot. सब कुछ चेंज कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है. B है the Supreme Court evolved this doctrine in the case one in the Bharti case. It is a very famous but very important and often repeated statement information. A big issue with the basic structure doctrine is that it is not clearly mentioned in the constitution. This is another problem. In subsequent Supreme Court verdicts like Minerva Mill case and SR Bommai case and many other cases, Supreme Court progressively they gave a kind of list that these are included, like parliamentary form of government, federalism, independence of judiciary and all. But it is still not clear what constitutes the basic structure, and the debate is still on, particularly in current times where Vice President, Law Minister both have expressed a kind of skepticism towards the doctrine. तो उससे ये और जो है issue और debatable हो गया है. A, B, C is both correct, all correct. ये डिफरेंट अमेंडमेंट पे है, इसको आप इसलिए आसानी से कर सकते हैं. यहाँ पे तो चूंकि मैंने ऑप्शन हटा दिए हैं तो आपको लगेगा चारों जानना है, बट इज नॉट लाइक दैट. फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 जो टेम्प्रोरी पार्लियामेंट ने किया था, याद रखिए उस समय पार्लियामेंट भी नहीं आया था बिकॉज इलेक्शन नहीं हुई थी, तो उसमें प्रॉपर्टी राइट को कर्टेल कर दिया गया था. एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी जमींदारी एबोलिशन की, उसको 9 शेड्यूल में डाला गया था. तो यहाँ से ही आपका मैच हो जाएगा. बेरूबारी अगेन comes here in 1960, so India and Pakistan, इसमें बेरूबारी भी इनक्लेव आता है. 52nd amendment is always very easy to pick political defection, anti-defection law, and 101st is also easy to pick up because it was goods and services tax. अब यहाँ एस्टीमेट कमेटी के बारे में कुछ सेंटेंस दिए गए. देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर, सही है. मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, नो. केवल जो है लोकसभा से ही मेंबर इसमें इलेक्ट होते हैं. 30 होती है लार्जेस्ट कमिटी, इससे ज्यादा मेंबर किसी में नहीं होते हैं. सो दिस इज रॉन्ग. ए मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन टू दिस कमिटी. सही है, मिनिस्टर्स आर जनरली दे आर नॉट इंक्लूडेड इन पार्लियामेंट्री कमिटी बिकॉज दे आर बिजी इन देयर ओन डिपार्टमेंट. एंड टर्म इज नॉट 5 years, it is 1 year. So this is also incorrect. So only A and C are correct. Then this is such a arbit type of question. The government of India has set up National Mission for Justice Delivery and Legal Reform in August 2011. And उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, तो बस आप जान लीजिए कि B and C हैं, A नहीं है, मतलब जजेस की संख्या को बढ़ाना, लेकिन इंक्रीजिंग एक्सेस एंड रिड्यूसिंग डिलेज एंड एरियर्स इन द सिस्टम विच इज कॉमन सेंसिकल. Enhancing accountability through blah 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 is commonsensical. Consider the following in relation to Union Council of Minister. So Council of Minister is headed by Prime Minister. We all know it is correct. Article 75 or 74 also. It aids and advises the President in exercise of his function. So Article 74, also 75. The Prime Minister is appointed by President, who also appoint other ministers on the advice of Prime Minister. Very true. And the Council of Ministers is collectively responsible to the Parliament. यदि आप हड़बड़ी में पढ़ेंगे तो उसको आप सही मार देंगे, लेकिन पार्लियामेंट को नहीं अकाउंटेबल होके केवल लोकसभा को होती है. चुनी हुई जो हाउस है उसको होते हैं, जो
जो नॉमिनेटेड या इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है विच इज अपर हाउस, उसको वो अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. थोड़ा ध्यान से पढ़ने पे ही आप पकड़ सकते हैं इसको. द गवर्नर इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज. तो ही अपॉइंट एडवोकेट जनरल, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द ह्यूमन राइट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन. यहाँ इन्होंने स्टेट छोड़ दिया है, लेकिन चलिए मान लेते हैं. द स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी वही अपॉइंट करते हैं, बट याद रखिए उसको हटा नहीं सकते हैं, वो तो अलग तरीके से हटेंगे जो इम्पीचमेंट जैसी होती है. द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कॉरपोरेशन. यहाँ पे आके अगेन मैं कहता हूँ कि क्यों ये नहीं है, क्योंकि ये इतना वेग है. देखिए स्टेट कॉरपोरेशन, यदि वो स्टेट के द्वारा कॉरपोरेशन बनाई गई है, मान लीजिए स्टेट हाउसिंग कॉरपोरेशन, तो उसका जो चेयरमैन होगा वो भी गवर्नर ही अपॉइंट करेगा. लेकिन ये सेटर के अनुसार इसको इन्होंने हटा दिया है. क्यों? आई डोंट नो. सो आई एम रेजिंग दिस क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द इंटर स्टेट काउंसिल. आपको पता है आर्टिकल 263 इज अबाउट इंटर स्टेट काउंसिल. मतलब ये एक तरह का फेडरलिज्म को देखने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए कि स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशन अच्छा रहे. दिस वाज कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट इन 1990 बाय प्रेसिडेंट. प्राइम मिनिस्टर इज द हेड. The Prime Minister is the chairman of the Interstate Council and the members are the Chief Minister of all state and union territory. बिल्कुल सही है. It discusses matter of common interest in some or all states or union to one or more states. सही है जो मैंने कहा. It investigate and advise on potential dispute on the role of governor. इस टाइप का disputed territory में कभी नहीं जाते. So C is wrong. A, B is correct. ECI के बारे में यहाँ पे कुछ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो पार्ट 15, इसको याद कर लीजिए यदि नहीं याद है. इट रिलेट्स टू इलेक्शंस एंड ECI. आर्टिकल 324 हमेशा याद होना चाहिए. दैट इज द प्राइम आर्टिकल फॉर इलेक्शन, जनरल इलेक्शन इन इंडिया. इलेक्शन कमीशन के रोल, अपॉइंटमेंट एंड ऑल. It was made a multi-member body by Representation of the People Amendment Act 1996. No, it was made a multi-member body first in 1989 for few months, then in 1993, and since then it is a 3-member body. अब ये किस एक्ट के थ्रू इन्होंने किया, ये तो थोड़ा सा देखना पड़ा. मुझे नहीं लगता कि इस एक्ट को अमेंड करने की जरूरत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई बंदिश थी नहीं. तो हमें लगता है ये कोई एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन कैबिनेट के डिसीजन से भी किया गया होगा. चेक कर लीजिएगा. लेकिन 1993 से इट इज कंटिन्यूअसली ए 3-member बॉडी. The Chief Election Commissioner can be removed from office only through a process of removal similar to that of Supreme Court judge by Parliament. It is true. यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो हटाए ऐसे जा सकता है, लेकिन जो यदि चीफ हटा दीजिए तो इलेक्शन कमिश्नर जो बाकी दो जैसे अभी हैं, उनको कोई जजेज वाले प्रोसीजर्स हटाने की जरूरत नहीं है. सिंपली यदि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पे एक इंक्वायरी बिठाई जा सकती है, और यदि वो इंक्वायरी सही पाया तो प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर देंगे, इलेक्शन कमिश्नर को. So B is wrong, A and C is correct. The appellate jurisdiction of the Supreme Court. Appellate मतलब जो नीचे के कोर्ट से जो ऊपर जाती है उसको appellate कहते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट तो हाईएस्ट appellate कोर्ट है, उससे ऊपर कभी आप जा नहीं सकते हैं. So it involves cases involving interpretation of the constitution. आप देख सकते हैं article 132 is appellate jurisdiction, जिसमें लास्ट में कहा गया it also involves cases which has substantial question of law as to the interpretation of the constitution. तो as a constitutional court भी ये एक हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट है. मतलब कोई मैटर उठ जाए कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल विवेचना होनी चाहिए, तो उससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है. सिविल केसेस भी इसमें सबसे हाईएस्ट है. क्रिमिनल केसेस के लिए हाईएस्ट है. एंड केसेस इन्वॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, ये इनका अपीलेट नहीं है. मतलब अपीलेट का मतलब होता है कि ये सब केसेस निचली कोर्ट में जाते हैं और फिर ऊपर आते हैं, लेकिन ये निचली कोर्ट में जा ही नहीं सकता है जो फेडरल नेचर के जो डिस्प्यूट है. ये पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल किया जा सकता है, जो यहाँ पे लिखा गया है आर्टिकल 131 अपीलेट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. तो इसलिए ये दो आर्टिकल याद कर लीजिए, 131 ओरिजिनल, 132 अपीलेट एंड 143 एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन. एंड यहाँ पे एक बात और ध्यान रख लीजिए कि जो आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को पावर है सुनने का फंडामेंटल राइट के इन्फ्रिंज होने पे रिट पिटीशन, वो इनका एक्सटेंडेड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी कहा जाता है. मतलब उसको भी माना जाता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. Read the following statement and choose the correct one. Under the Constitution, there is no bar to the appointment of a person from outside the Parliament as a minister. बनस्पत
मतलब प्रोवाइडेड कि वो 6 मंथ के अंदर जो है इलेक्शन जीत करके दोनों हाउस में से किसी का मेंबर बन जाए, जो यहाँ लिखा हुआ है. सो इट इज बोथ आर करेक्ट. दिस करेक्ट, दिस करेक्ट. द फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एज लेड डाउन इन द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये आपको तो ज्ञान देता है कि 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के फंक्शन है, 11th शेड्यूल में पंचायत राज के फंक्शंस हैं, उसको पढ़ लीजिए. इसमें सभी इसमें से जो हैं सभी इसमें उसके पार्ट हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर्स ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट. तो आपको पता है कि पहले जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट था. उसको बाइफर्केट किया गया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया. 102nd अमेंडमेंट से ये भी चेक कर लीजिएगा, NCSC को. एंड देन उसके जो प्रोविजंस है वो यहाँ पे देखिए. Summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him or her on oath. ये सही है, सिविल कोर्ट की तरह बिहेव करता है, किसी को बुला सकता है. Requiring the discovery and production of any document, सही है. Requisitioning any record from the court excluding the Supreme Court and High Court. नहीं, कोई भी कोर्ट से ये जो है रिकॉर्ड मंगवा सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो. इशुइंग समन, कम्युनिकेशन टू द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट. तो एक सिविल कोर्ट की तरह बिहेव करता है, बस ये याद रखिए, उसमें सभी पावर आते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज डेवलपमेंटल पॉलिसी एंड चूज द करेक्ट वन. The architecture of India's post-colonial developmental policy framework was inspired by the Japanese model of development. No, Russian model of development. ये गलत है. 5-year plan. India's green revolution was made possible through the government's concerted effort and investment in agriculture, research and extension service. बिल्कुल सही है, general statement. C है, the new economic policy from 1991 resulted in the complete paradigm shift in policy making, emphasizing the liberalization and greater integration with the world economy. ये सब बहुत जनरल स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है. एजर्सन है, the complex social change and the imbrications of various forces, factors and events in this modern world have rendered the process of production and recognition of identity problematic. अब ये इतना कॉम्प्लेक्स सा सेंटेंस है, लेकिन आपको ये 2 बार 3 बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि ये बिल्कुल सही है. मतलब जो आइडेंटिटीज जो है अभी इतने गड मड हो गए हैं कि उसको आप सीधा सीधा नहीं आइडेंटिफाई कर सकते ये है. मान लीजिए एक आप वुमेन को देखते हैं जाम्बिया में, तो आप उसको पहले ब्लैक की आइडेंटिटी से पहचानेंगे, कॉलोनियल आइडेंटिटी से पहचानेंगे, या फेमिनिस्ट आइडेंटिटी से पहचानेंगे, या उसको सब अल्टर्न आइडेंटिटी उसकी होगी. ये बहुत इंटरसेक्शनलिटी हो गई, ये सब गड़बड़ हो गए हैं. The rise of lower caste religious identity, linguistic group and ethnic conflict have contributed to the significance of identity politics in India. ये true है कि इंडिया में अभी आप अधिक से अधिक देखेंगे कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो रही है. मतलब मैं कौन हूं, इस बात से लोग जो हैं गाइडेड हो रहे हैं. इवन बड़े बड़े नेता भी इस बात को कहने से गुरेज नहीं करते कि मैं इस कास्ट से हूं, इस इथनिक ग्रुप से हूं, इस लिंग्विस्टिक से हूं. इस टाइप की बातें जो है वो कह के एक कास्ट या जो अपनी आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं. Read the following statement and choose the correct one. The Indian Parliament passed 3 agriculture reform bill concerning the pricing, sale and storage in this September 2020. सही है. The new laws deregulated and privatized India's agrarian economy and allowed private corporation to purchase crops at market prices and engage in contract farming. सब सही है. The agitating farmer felt that likely outcome of these law would be collapse of the public agriculture system, which would jeopardize small farmers' livelihood and nation's food security. So they went for a long protest. In response to the farmers' movement, Prime Minister Modi acquiesced to the, मतलब उन्होंने agree कर लिया, एक तरह से मौन सहमति दे दी, acquiesced to the farmers' demand and announced the repeal of the 3 farm law in November 2020. So all correct. Read the following statement and choose the correct one. Social action can be directed against global, universal issues and or localized issue. मतलब जब सीधे लोग जब सड़क पे उतर आते हैं तो सोशल एक्शन, घेराव, प्लेकार्ड, नारा लगाना and all kind of agitation. Civil society action कह लीजिए. To achieve a sustained result out of social action, involvement of the people in the goal and strategy is important.
Social action has elements of conflict, the resolution of which may not always be through peaceful and totally non-violent means. सही है. नर्मदा बचाओ आंदोलन is a social action movement. Any of the new social movement is kind of social action. अब यहाँ पे देखिए जो डिफरेंट सब रीजन है स्टेट में, वो जब आंदोलन करते हैं स्टेट के लिए, तो आप केवल इससे पहचान सकते हैं. कुर्ग जो है कर्नाटका में है, मिथिलांचल जो है बिहार में है, सौराष्ट्र गुजरात में है, एंड ब्रज प्रदेश उत्तर प्रदेश में. से आप मैच कर सकते हो, उतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक ही से आपका हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्राइबल मूवमेंट? तो तमार, भील, मुंडा, गोंड, उरांव ये सब है. लेकिन अवध रिवोल्ट तो किसानों का मूवमेंट था. अवध रिवोल्ट देख लीजिए क्या था, किसान जमींदार एंड ऑल मिलके. Which one of the following is not a characteristic of public administration? It's part of executive branch of government. Who says no? It is related with activities of the state, of course. It carries out public policies, but it controls the political power. इतना outlandish है कि आप ऐसे ही बोलेंगे ये गलत है. According to Ramesh Arora, अब ये तो रमेश अरोड़ा को छोड़ दीजिए. The element of comparative public administration include so cross-cultural comparison, developmental dimension, ecological perspective, goal orientation. ये इतना जनरल है कि आप ऐसे ही इस पेपर को दिए. अब तक आप समझ गए होंगे कि अधिकतर ऑल सही है, और रमेश अरोड़ा ने कहा है चाहे नहीं कहा है, ऑल सीम्स टू बी करेक्ट एंड ऑल आर करेक्ट. फ्रैंक मैरिनी ने बुक लिखा था न्यू टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एम्फेसिस ऑन ए न्यू पर्सपेक्टिव, द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव 1971 में. उससे जो है एनपीए मूवमेंट को काफ़ी बल मिला था, उसके बारे में है. तो जो भी एनपीए के बारे में होगा यहाँ सही होगा. स्ट्रेस ऑन ब्यूरोक्रेटिक, हिरार्किकल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट. तो एनपीए वाज जस्ट अपोजिट टू दिस, इज एंटी ब्यूरोक्रेटिक, इट वाज एंटी हिरार्किकल एंड एंटी टेक्निकल. तो ये गलत हो जाएगा. इट गेव स्ट्रेस ऑन सोशल इक्विटी, चेंज मैनेजमेंट, क्लाइंट फोकस एंड डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन. सब सही है. द इमर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज ए क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच वाज वेवेरियन ब्यूरोक्रेटिक. वैसे जो इकोलॉजिकल अप्रोच है वो इसका सही आंसर है, लेकिन चूंकि यहाँ पे वो नहीं है, तो यहाँ पे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इन्होंने आंसर दिया है. वो भी कई मानों में वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी को मॉडर्न जमाने के अनुसार ढालने की एक प्रक्रिया थी. तो चलिए इसको भी सही माना जा सकता है. अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फोले, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे ऑफ रिजॉल्विंग ए कन्फ्लिक्ट इन ऑर्डर. उन्होंने 3 टाइप से जो है कन्फ्लिक्ट और रिजोल्यूशन की बात की थी. एक कंप्रोमाइज है जो कि अच्छा नहीं है, ऑफ कोर्स. डोमिनेशन, मतलब कंप्रोमाइज में दोनों साइड अपना अपना थोड़ा ग्राउंड सीड करता है, लेकिन दोनों दुखी होते हैं. डोमिनेशन में एक साइड विनर महसूस होता है, दूसरा लूजर, उससे लॉन्ग टर्म कन्फ्लिक्ट बढ़ता है. इंटीग्रेशन इज बेस्ट, जहां पे कि दोनों साइड जो हैं वो विन विन ऐसा फील करते हैं. ये तो कोई था ही नहीं वे. हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड दैट ऑथोरिटी एज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. तो जैसे ही कम्युनिकेशन का इतना रोल हो कि कम्युनिकेशन ही ऑथोरिटेटिव कम्युनिकेशन ही ऑर्गेनाइजेशन में सबसे सुप्रीम है, जो कमांड है वो एक कम्युनिकेशन है, क्लियर कम्युनिकेशन होना जरूरी, इस तरह की बातें जो हैं चेस्टर बर्नार्ड करते हैं. एजर्सन, ए सोसाइटी's well-being depend on ensuring that all members feel that they have a stake in it and do not feel excluded from the mainstream of society. कौन बोलेगा नहीं? Good governance require mediation of the different interests in society to reach a broad consensus in society on what is the best interest of the whole community and how this can be achieved. ये सब इतना जनरल है कि इसको आप गलत काट ही नहीं सकते हैं, इसलिए A will be the option कि A and R correct and R explain. Enhancing both internal and external civil services accountability. मतलब जो सिविल सर्विसेज है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, उसका जो एक पार्ट सिविल से, उसकी अकाउंटेबिलिटी को लेकर बहुत चिंता होती है, क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन सबसे बड़े बड़े जो डिसीजन होते हैं गवर्नमेंट में वही करते हैं, और उनके ऊपर एक इलेक्टेड पीपल के रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर्स कहलाते हैं वो होते हैं, लेकिन वो उस तरह से एक्सपर्ट नहीं होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं. और सिविल सर्विसेज चूंकि कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, 300 साल से वो उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो ऑलवेज ये एक चिंता का विषय कि उनको कैसे अकाउंटेबल बनाया जाए, उन पे कैसे नकेल कसा जाए. तो यहाँ देखिए, इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर इनपुट, सही है, जनरल स्टेटमेंट. बेटर ऑडिट हो, फेस टू फेस मीटिंग विद स्टेक होल्डर ग्रुप हो, सीधा सामने जनता पूछे, सवाल करे. पब्लिशिंग बजट समरीज इन ए फॉर्म एक्सेसिबल टू द पब्लिक. बजट जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए हर डिपार्टमेंट का बजट को पब्लिश किया जाए कि ये था हमारा, उसमें हमने इतना खर्चा किया, उसका ये आउटकम रहा, तो जनता को पता चलेगा. ए स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन सिस्टम एंड स्क्रूटनी, ये सब बहुत जनरल है, तो ऑल करेक्ट. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जो है फिर से एक, पहले तो 1986 में आई थी,
सीपीए, बाद में उसको रिवैम्प करके जो है 1990 में लाया गया। उसमें क्या क्या राइट्स हैं, तो टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, to seek replacement or return of goods and services is unsatisfied if unsatisfied in 3 months। ऐसा कुछ भी नहीं कि 3 महीने में आपको वापस हो ही जाएगा, आपको उसके लड़ना पड़ेगा कंज्यूमर कोर्ट में। टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस और अनस्क्रपलस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, सब है आपको राइट, बट ये नहीं है सी में। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट बिल जो 2011 की है 2013 में पास होता है, ये पूछा गया है कब पास हुआ, और 2019 में जाकर के जो है पहला लोकपाल इंडिया को मिलता है। लेकिन ये इंस्टीट्यूशन एक तरह से पता नहीं, कोई न्यूज़ में है नहीं, क्या कर रही कुछ किसी कुछ पता नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ पंचायत। सो पंचायत रिप्रेजेंटेशन देती है, इवन जो मार्जिनलाइज तबका है उसको रिजर्वेशन के थ्रू और ज़्यादा प्रेशर मिलता है। रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी है, लेकिन जुडिशियल एंड लॉ एंड ऑर्डर इसके बूते से बाहर है। In order to promote e-governance in a holistic manner, various policy initiatives and projects have been undertaken to develop core and support infrastructure। कौन कौन इसका पार्ट है ई गवर्नेंस का, तो स्टेट डेटा सेंटर बनाए गए हैं, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क बनाया गया है। मतलब स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये स्टेट है, तो इसमें हर जगह ऑप्टिकल फाइबर से या और कम्युनिकेशन मीडियम से डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के डेटा सेंटर को ऐसे जोड़ दिया गया है जिससे कि सभी सर्वर आपस में बात कर सके। तो ये स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है, स्वान कहते हैं। विलेज वाइड एरिया नेटवर्क ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अभी तक बना नहीं है। कॉमन सर्विस सेंटर जो है विलेजेस में लगाए गए हैं बहुत बड़े पैमाने पे, जहाँ पे कि गवर्नमेंट की सर्विस या ई गवर्नमेंट सर्विस जो है वो एक पब्लिक प्लेस पे मिलती है एट लो कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द नीति आयोग गैमेट ऑफ एक्टिविटी। नीति आयोग पता है 2014 में बनता है या 2015 में, चेक कर लीजिएगा, शायद 1 जनवरी 2015 को बना। ये नया अवतार है प्लानिंग कमीशन का, और दोनों एक ही तरीके से बनते हैं, मतलब कि कैबिनेट के रिजोल्यूशन से। ये ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इनका जो एक्टिविटी है उसमें पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क है, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन है, थिंक टैंक है, नॉलेज एंड इनोवेशन हब है। लेकिन कम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्यों होगा, ये तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ काम कर भी सकते हैं ना कि कम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कम्पिटिटिव फेडरलिज्म वहाँ मतलब एक निगेटिव टाइप ऑफ फेडरलिज्म है जहाँ पे कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में कंपीट करते दिखें, कन्फ्लिक्ट हो, कंपटीशन हो। अब यहाँ NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में यूपीए गवर्नमेंट लेकर के आए थे अपने लास्ट ईयर में, उसके बारे में कुछ है। इट कवर्स अप टू 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन। तो रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत जगह पूछा जाता है। ये भी सेकंड इन्फॉर्मेशन भी रट लीजिए, AAY अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड आर इंटाइटल्ड फॉर 35 किलोग्राम फूड ग्रेन पर फैमिली पर मंथ। Statewide coverage and NFS was determined by using NSS household consumption survey data। NSS की जो सर्वे होती है, नेशनल सैंपल सर्वे। The state government shall identify the household under अंत्योदय अन्न योजना एज पर गाइडलाइन एप्लीकेबल। सब सही है, सबको बस याद कर लीजिए, अच्छा इंफॉर्मेशन आपके लिए है। So we are seeing the last question. Read the following statement and choose the correct one. A social audit through its systematic process allows the civil society to identify the gap between the desired and the actual impact of a project, program, service। यही तो social audit है जो यहाँ definition दिया है। Social audit allows people to enforce accountability and transparency in government service delivery। ये इसका main objective है। And social audit is implemented in the मनरेगा through पंचायती राज। ये भी बिल्कुल सही है, तो all correct। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट कि बहुत लंबा ये हो गया क्योंकि मैंने सबको रीड कर दिया। क्यों रीड किया, जनरली मैं करता नहीं हूँ आजकल, मैं कहता हूँ इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर ह्यूज अमाउंट ऑफ ज्ञान आपको, नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल एंड फैक्चुअल दोनों देता है। इनफैक्ट इस टाइप का पेपर यदि आप एनालाइज करते हैं और आप इसको अपने नोट बनाने में यूज करते हैं तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पेपर। जनरली मैंने देखा है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी, तेलंगाना एंड साउथ के जो यूनिवर्सिटी हैं वो थोड़े ज़्यादा सैनिटी की तरफ चले गए हैं। मतलब उनके जो पेपर होते हैं वो बहुत उठपटांग, बहुत अरबेट और बहुत ही ऐसे इंफॉर्मेशन का कोई मीनिंग ही नहीं है, उससे थोड़े परे हट करके होते हैं। वो थोड़ा ठीक क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी भी, लेकिन जो बिहार में, यूपी में
है, बहुत प्रॉब्लम है। आगे मैं एनालाइज करूंगा बिहार के पेपर को जो अभी पीजीटी के लिए मुझे किसी ने दिया है, उसमें इतने एरर है उसके आंसर में, ऑब्वियस एरर है। आई डोंट नो, नो चैलेंज एक्सेप्ट किया भी नहीं। कितने बच्चों का भविष्य जो है उसके चलते जो है पानी में चला गया होगा, क्योंकि उन्होंने बेध्यानी से, एक तो बहुत ही अलग बहुत सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछ दिए हैं और उसके आंसर तो लगता है कि बस किसी ने चेक ही नहीं किया है। तो इस टाइप की अभी भी क्वालिटी की बहुत दरकार है बहुत सारे स्टेट के एग्जामिनेशन में। सो ओके, यदि आप पूछोगे कि इसका कट ऑफ क्या जाएगा, मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि इसमें कितने सीट है और कितने एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्राइटेरिया है, बट शायद कुछ क्वालिफाइंग रखते हैं सिटी में, तो मुझे लग रहा है कि मेरे सभी स्टूडेंट जो मेरे साथ बने हुए हैं वो जरूर क्वालिफाई कर जाएंगे। बेस्ट विशेस। ओके, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग बैच यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो, जिसको कि सीयूईटी पीजी के नाम से चल रहा है, लेकिन इस नेम पे मत जाओ, क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीयूईटी का पेपर हो चाहे सेट का हो, नेट का हो, सभी लगभग अब एक जो है लेवल के आ रहे हैं। तो यदि इवन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, आपको काफ़ी फायदा होगा। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप अपना नेम, टेलीग्राम, मोबाइल नंबर जो है इस ईमेल आईडी भेजो, आपको बताया जाएगा। यदि आप यूजीसी नेट की गाइड चाहते हैं तो ये लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में भी दी गई, यहाँ से आप इस गाइड को पीडीएफ फॉर्म में ले सकते हैं। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द किसी और पीवाईक्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा।